सो हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 2। हम लोगों ने पिछली क्लास में को थोड़ा जल्दी बंद कर दिया था। रीज़न बीइंग मुझे थोड़ा सा कहीं काम आ गया था, अचानक से कॉल बहुत सारे आ रहे थे, तो आई थॉट कि लेट्स कंटिन्यू द सेम क्लास। इस क्लास में हमने देखा था कि बेसिक बेसिक चीज़ें, चार्ज, कूलम्स लॉ, राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बेसिक बातें, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, चार्जिंग कैसे करते हैं, फ्रिक्शन क्या होता है, कंडक्शन क्या होता है, इंडक्शन क्या होता है, ये सारी चीज़ें और बेसिक मैंने आपको बताया था। गाइस अगेन मैं बोलूँगा कि दीज क्लास आर लाइक अ क्रैश कोर्स। मैं आपको ऐसे पढ़ाऊँगा कि आपको सारा कुछ आपका टच हो जाए, और आप इसके बाद, ये पढ़ने के बाद, आप थोड़ा बुक से भी ज़रूर देख लेना ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके, राइट। तो मैं आपको आगे की चीज़ें कंटिन्यू करता हूँ। सेकंड जो है मेरा जो कॉन्सेप्ट आज का होगा, नेक्स्ट अपन लोग जो पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तक हमने देख लिया था, राइट। अब जैसे मान के चलो मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ, बहुत ज़्यादा डिस्कशन में टाइम अपना वेस्ट नहीं करते हैं अपने लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में मैंने कहा था कि जहाँ सपोज कि आपको ऐसा दिया जाए कि ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, इस तरह से कुछ पैरेलल लाइंस, है ना, दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, पैरेलल है, सारी की सारी इक्वली स्पेसिंग। तो मतलब क्या होगा, पैरेलल का मतलब है, ये अगर मान लो मैं यहाँ पे पॉइंट ए ले लूँ और यहाँ पे पॉइंट मैं बी ले लूँ, तो दोनों जगह डेंसिटी सेम है, तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो होगी एट ए, वही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एट बी हो जाएगी। इसके बेस पे क्वेश्चंस आप लगा लेना, राइट। अब दूसरा आता है कि जैसे मान लो कि ये एक पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी है, इक्विपोटेंशियल सरफेस में हम लोग और बातें करेंगे। बट पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है कि जैसे मान लो मैं आपको ऐसे बताता हूँ कि थोड़ा बड़ा सा चार्ज बन गया, लेट्स से एक पॉजिटिव चार्ज ये है और एक निगेटिव चार्ज सपोज ये है। तो इस जो आपका ये रीजन है, इसका यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में मैंने बताया है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक ऐसे हाइपोथेटिकल लाइंस होती हैं जो ये बताती हैं कि उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है। तो मैंने बताया कि पॉजिटिव चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होता है और नेगेटिव चार्ज की तरफ होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका ऐसे होगा, राइट, इस तरफ होगा, करेक्ट। यहाँ पे आपका जो है ऐसे होगा, है ना। तो ये आपका जो है, अब इधर क्या होगा, जैसे मान चलो इधर ऐसे होगा, राइट। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की आपका डायरेक्शन ऐसे होगा, 90 डिग्री पे निकलती हैं, सब हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस में बात करेंगे। ये आपका ऐसे होता है, राइट, ये इस तरह से, है ना। तो ये निगेटिव वाले की तरफ होगा, पॉजिटिव वाले से अवे होगा, इस तरह से। दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, करेक्ट। तो ऐसे ही सरफेस का पूछ लेता है कभी कभी कि विच आर द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज करेक्ट, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अपन लोग एक काम करते हैं, अब आगे का डिस्कशन करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये बताता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा होगी। जैसे मान के चलो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड वाला रीजन है, यहाँ इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब यहाँ पे मैंने कहा कि ये एक एरिया है, राइट, ये एक एरिया है। अब इस एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो पास हो रही है इधर, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये कौन बताता है, इसको बताने वाला क्वांटिटी एक होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको फाई से डिनोट करते हैं, और फाई की वैल्यू होती है ई डॉट डी एस। ई डॉट डी एस, डी एस मतलब कि ये जो एरिया है ना, ये जो एरिया है, इसका एरिया मान लो डी एस है, राइट। तो अगर टोटल एरिया से बोलोगे तो आप इंटीग्रेट कर देते हो, या अगर आपके पास बोला जाए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, ई डॉट एरिया वेक्टर, ये हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे आप बोलते हो ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा, है ना। अब ध्यान समझना, यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है। जैसे मान लो कि आपने कहा कि ये एक एरिया है, यहाँ से हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू बतानी है कि वो कितना पास कर रहा है, और इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, ई है। तो अब हो सकता है यहाँ पे कि इसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ऐसे पास होंगी, राइट। तो अगर ये मान लो इस तरह से पास होगा, तो आपको पता है कोई भी सरफेस है तो एरिया वेक्टर हमेशा आउटसाइड होता है, राइट। तो एरिया वेक्टर आपका वो परपेंडिकुलर ही होगा इस तरफ से, है ना, इस तरफ से एरिया वेक्टर होगा। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और आपका जो एरिया वेक्टर है वो आपका, उन दोनों के बीच में एंगल जीरो होगा। तो जो फाई हो जाएगा वो हो जाएगा ई इंटू डॉट डी एस, जहाँ पे आपका मिल जाएगा ई इंटू डी एस कॉस जीरो की वैल्यू 1, तो ई इंटू डी एस।
टोटल इंटीग्रेट कर लोगे तो टोटल एरिया से आ जाएगा। फाइन नेट जो होगा वो क्या होगा, पूरे का इंटीग्रेशन, तो ये आपका मिल जाएगा E इंटू ए, है ना, E इंटू ए टोटल। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जैसे मान लो कि ये आपके पास में एरिया है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं, तो ये आपका हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर। और एरिया हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, राइट, सरफेस के परपेंडिकुलर, ये सरफेस है तो ये आपका ये 90 डिग्री बना के ये सरफेस से निकलता है, तो इनके बीच में एंगल थीटा होगा। तो इलेक्ट्रिक, देखो ध्यान समझना, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट यहाँ पे हम डॉट दो तरीके से समझ सकते हो, ई इंटू एरिया हम डायरेक्ट ले लेते हैं ए कॉस थीटा, राइट, डॉट प्रोडक्ट दोनों का, ई इंटू ई ए कॉस थीटा। दूसरे तरीके से कैसे समझते हैं कि मान लो ये तुम्हारा सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, एरिया इधर है, तो ये एरिया हो गया, ये ई हो गया, तो ये एंगल थीटा है, तो इधर क्या होगा, ई कॉस थीटा होगा, और इधर क्या होगा, ई साइन थीटा होगा, है ना, ई साइन थीटा होगा। तो मान के चलो कि ये तुम्हारा अगर सरफेस है, ये सरफेस है, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो परपेंडिकुलर पास होती हैं उससे आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मल्टीप्लाई कर दो, फ्लक्स दे देता है। लेकिन जो ऐसे पास होगी, जो परपेंडिकुलर लाइन आएगी ऐसे, वो जो है इस सरफेस के अंदर नहीं जाएगी, तो इसलिए उसको हम इग्नोर कर देते हैं। या फिर कहते हो कि अगर डॉट प्रोडक्ट लोगे तो ई इंटू ए इंटू कॉस 90 में वो ऑलरेडी जीरो हो जाएगा। तो हमको उससे मतलब नहीं है, हमको सिर्फ देखो दो तरीका, या तो डॉट प्रोडक्ट ले लो, और या तो इलेक्ट्रिक फील्ड के उस कंपोनेंट से एरिया को मल्टीप्लाई कर दो जो कंपोनेंट उस एरिया के परपेंडिकुलर से गुजर रहा है, परपेंडिकुलरली क्रॉस कर रहा है, राइट। तो ये चीज होता है, दिस इज नॉन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक तुम्हारा स्केलर क्वांटिटी है, राइट। फ्लक्स जो है वो तुम्हारा स्केलर क्वांटिटी है। अब आपको पढ़ना क्या क्या है यहाँ पे, देखो ध्यान से, सारे तरह की यूनिट्स पढ़ लो फ्लक्स के। सेम चीज इलेक्ट्रिक फील्ड में भी करना है, सारे यूनिट्स पढ़ लेना है, राइट। यूनिट का कन्वर्जन पढ़ लेना है, MKS में क्या है, CGS में क्या है। उसके बाद आपको नेक्स्ट जो देखना है, आप जितने भी तरीके के फॉर्मूले हैं इसका डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ लेना है, डायमेंशन फार्मूला पढ़ लेना है, राइट। इनके बेसिस पे आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको कर लेना है, राइट। आई होप कि आप लोग करोगे। अपन लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। मैंने लिस्ट बनाया है, जैसे कि मैं डेविएट ना हूँ। इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल गाइज एक दो चार्ज का अरेंजमेंट होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज टू चार्ज अरेंजमेंट, जिसमें कि एक माइनस क्यू होता है और एक सेम अमाउंट का प्लस क्यू होता है, राइट। इनके बीच में सपोज हमने r डिस्टेंस पे इन दोनों चार्जेस को रख दिया है, राइट, r रख दिया है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो वैल्यू होती है उसकी वैल्यू होती है q इंटू आर। तो r को यूजुअली भी मैं यूज बताऊंगा, r ना लेकर के हम लोग इसको 2a ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, 2a ले सकते हैं। इसको सपोज हमने 2a ले लिया, ये तो इसकी होती है q इंटू 2a, इसकी वैल्यू होती है। अब आपको सेम चीज क्या करना है, इसका यूनिट निकालना है। यूनिट क्या होगा, q का यूनिट कूलम, 2a डिस्टेंस का यूनिट मीटर, तो कूलम मीटर इसका हो गया आपका यूनिट। लेकिन इसका डायमेंशनल एनालिसिस निकालना है, तो डायमेंशनल एनालिसिस कैसे निकालते हैं। डायमेंशनल एनालिसिस के लिए आपका डाइपोल मोमेंट का जो आपका डायमेंशनल एनालिसिस होगा वो चार्ज का डायमेंशनल एनालिसिस इनटू ए का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो क्यू का क्या होता है, क्यू बराबर होता है IT, है ना, मतलब करंट इनटू टाइम। तो ये हो जाएगा AT, और डिस्टेंस का होता है L। तो देखो कितना आसान सा आ गया, LTA, दिस इज द यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट, है ना, Q बराबर AT। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो चीज़ों को, इसके बारे में सारा कुछ पढ़ लेना। अब आता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वो वेक्टर क्वांटिटी है या फिर स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो ध्यान समझना गाइस, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इंपॉर्टेंट, वेक्टर क्वांटिटी जिसका डायरेक्शन इज फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। इसका डायरेक्शन इस तरह है, वेक्टर p का जो डायरेक्शन होगा वो इधर होगा, है ना, माइनस चार्ज से प्लस चार्ज तक। डाइपोल मोमेंट में दो चीजें होती हैं, एक होता है कि आपका ये माइनस क्यू है ना, एक होता है आपका ये आपका माइनस क्यू है, और ये आपका है प्लस क्यू। तो इन डाइपोल के दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है ना, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सियल लाइन। क्या बोलते हैं, एक्सियल लाइन।
और इसके मिड पॉइंट से जो 2a लिया था ना, इसीलिए लिया था कि ये अगर मिड पॉइंट से आप क्रॉस करोगे तो ये दोनों इधर लेफ्ट साइड में इधर a हो जाएगा और इधर भी a हो जाएगा। इसको बोलते हैं इक्विटोरियल लाइन, है ना, इक्विटोरियल लाइन। अब ये दो आपका अगर डाइपोल मोमेंट है तो ध्यान से समझना कि इस पे अगर मैं बोलूं ये सेंटर है, ये डाइपोल मोमेंट का सेंटर है। एक्सियल लाइन पे जो तुम्हारा पॉइंट है ये, अब सपोज ये पॉइंट P है और ये सेंटर से r डिस्टेंस पे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P की वैल्यू क्या होगी, राइट? इलेक्ट्रिक फील्ड एट P की जो वैल्यू होगी वो होती है K इंटू P, K इंटू 2P अपॉन R क्यूब व्हेन R इज ग्रेटर देन A। और ये अगर आपका एक्सियल लाइन पे है, सपोज यहीं पे एक पॉइंट है Q जो कि एक्सियल लाइन पे है और ये सेंटर से R डिस्टेंस पे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट Q जो होगा वो हो जाएगा K इंटू P अपॉन R क्यूब। K क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, यानी कि जो आपका 9 × 10⁹ होता है अगर वैक्यूम है तो। अगर कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया होगा तो उसको 9 × 10⁹ को उसी से डिवाइड कर देना। ये आपका कब होगा? जब R ग्रेटर देन A होगा। यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की जो जनरल वैल्यू निकालती है कि मान लो आपको ऐसे ना बोला जाए, ये डायरेक्ट आप देखो ध्यान से, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ। ये -q है, ये +q है। सपोज कोई आ गया, कोई बोलेगा नहीं हम आपको ऐसे पूछेंगे कि यहाँ से बताओ ये एक एंगल थीटा पे यहाँ पे कितनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस जगह पे। ये मान लो पॉइंट P है और ये R डिस्टेंस पे है, तो इसकी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? और इसकी वैल्यू है A, है ना। तो इसका फॉर्मूला आपको रट्टा मारना है। और फॉर्मूला कैसे रट्टा मारोगे, आप कैसे बताओगे, वो चीज़ें कौन बताएगा? आप बताओगे या मैं बताऊं? चलो मैं बता देता हूँ पॉइंट, कुछ चीज़ें मैं आपको भी दूंगा पढ़ने के लिए। तो इसका होता है K अपॉन R क्यूब। अच्छा मैं Q नहीं लिख रहा हूँ, हाँ Q तो वही हो गया ना, Q इसी में K अपॉन R क्यूब इंटू P अंडर रूट 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा, राइट? 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा। लेट मी चेक cos स्क्वायर थीटा, ये आपका आ जाएगा, ये फॉर्मूला गड़बड़ है गाइस, ये फॉर्मूला गड़बड़ है। एक मिनट, P 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसको मैं फॉर्मूला चेक करना पड़ेगा मुझे। गिव मी जस्ट अ टाइम, 1 मिनट का टाइम दीजिए। मैं इसको काफ़ी दिन हो गया ना पढ़ाए हुए, तो मैं मैथ वैसे पढ़ाता हूँ हमेशा। मैं फॉर्मूला आपको चेक कर लेता हूँ किसे, P इंटू 1 प्लस कॉस, डेरिवेशन तो अपन कर लेंगे बट रट्टाफिकेशन मेरा बहुत कमज़ोर है, राइट? तो मैं लिखता हूँ फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाइपोल एट एनी एंगल। सब कुछ आपको गूगल भैया बता देते हैं ना। देखते हैं गूगल भैया बताते हैं कि नहीं। गूगल भैया को बताना, हाँ 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। यस, वही मैं बोल रहा था ना, फॉर्मूला गड़बड़ हो गया कुछ। तो 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। रीजन इसका क्या है? आप देखो थीटा की वैल्यू, चलो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी एंगल, है ना। हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी एंगल का फॉर्मूला हो गया पॉइंट P पर K, P मतलब डाइपोल मोमेंट, P की वैल्यू क्या होगी? Q इंटू 2A, है ना। Q R क्यूब इंटू अंडर रूट 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। तो आपको अगर एक्सियल पे निकालना है ना, तो एक्सियल पे क्या करोगे? थीटा की वैल्यू कितनी होगी बताओ? एक्सियल पे आपका थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, इक्वेटोरियल पे थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी। तो आप पुट कर दोगे 0, तो 1 प्लस 3 4 2P बाई आर क्यूब हो जाएगा तुम्हारा एक्सियल में। थीटा की वैल्यू 90 पुट करोगे, 1 प्लस 3 इंटू 0 1 बाई आर क्यूब, यानी KP बाई आर क्यूब हो जाएगा एक्सियल के केस में। किसी एंगल पे आप निकाल सकते हो। तो दिस इज योर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को, अच्छा थोड़ा सा और बात कर ही लेते हैं। देखो मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, आई वांटेड टू लिमिट माई सेल्फ, बट देखो ध्यान से। जैसे मान लो थोड़ा सा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करते हैं, ये -q है, ये +q है। अब यहाँ पे सपोज आपसे बोला जाए कि ये आपका सेंटर पॉइंट है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, है ना। तो ध्यान से सोचो, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करके चाहो तो वैसे ही कर सकते हो। आपने ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करोगे तो ऐसे ही तो जाएगी ना ये। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होगी यहाँ पे। लेकिन अपन लोग थोड़ा सा लॉजिकल करते हैं। लॉजिकल करने का मतलब ये है कि अपन लोग थोड़ा सा
रूल्स वगैरह की तरह से पढ़ लेते हैं। देखो कैसे होता है, ये पॉइंट है यहाँ पे, अब ये पॉइंट में इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, तो नेट तो भैया बीच में ही आएगा ना, है ना। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सब जगह आप कैलकुलेट करके देख लेना वहाँ पे। नेक्स्ट आता है कि आप डाइपोल मोमेंट को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो। देखो ध्यान समझना, मैंने कल बोला था कि मेरा भौकाल मेरे को इफेक्ट नहीं करता है, मैं राजा बाबू हूँ तो मैं खुद से थोड़ी डरूंगा। तो डाइपोल डाइपोल जो है अगर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो वो अपने इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से दिक्कत में नहीं आएगा, लेकिन अगर उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए, है ना, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो उस पर क्या होगा। जैसे मान के चलो कि ये तुम्हारा है एक डाइपोल रखा हुआ है, दिस इज माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू, और सपोज यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है ना, इस तरह से जा रहे हैं, तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर होता है माइनस से प्लस, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, ये इसके बीच में थीटा एंगल बना रहा है, तो जो आपका इस पर टॉर्क लगता है ना, जो टॉर्क, कैसे टॉर्क लगेगा, टॉर्क मतलब घुमाना चाहता है इसको, बिल्कुल घुमाएगा, क्यों नहीं घुमाएगा। देखो आपको ऐसा होगा, ये माइनस है तो निगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, तो इस पे फोर्स इधर लगेगा फोर्स, और इस पे पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है तो इस पे चार्ज इधर लगेगा। तो एक लकड़ी है, एक रॉड है, उसको कोई इधर से खींचे और ये इधर से खींचे तो रोटेट ही करेगा ना। अगर कोई इधर से खींचे और कोई इधर से भी खींचे तो वो ऐसे ट्रांसलेट करेगा, लेकिन अगर एक एंड पे इधर खींच रहा है एक एंड पे इधर खींच रहा है तो वो ऐसा रोटेट करेगा, तो एक टॉर्क क्यू लगता है, और उस टॉर्क की वैल्यू होती है P क्रॉस E। उसको भी आप प्रूव कर सकते हो बड़ी आसानी से, बट अपन लोग उसमें नहीं जाएंगे। अब टॉर्क क्यू आ गया तो ये फॉर्मूला कैसे होता है, कब वैलिड होता है, इक्विटोरियल पे क्या होता है, एक्सेल पे क्या होता है, यूनिट क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, ये क्या होता है, वो सब आप इसका रिसर्च जो है बुक से कर लेना, ठीक है। टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E, दैट इज PE साइन थीटा, PE साइन थीटा, PE साइन थीटा, राइट। अब अपन लोग एक काम और करते हैं कि एनर्जी, राइट, इक्वी पोटेंशियल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, डाइपोल का जो एनर्जी होता है ना, वो एनर्जी कितना होगा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो होता है U बराबर माइनस P डॉट E, राइट, U बराबर माइनस P डॉट E। इसको आप ठीक से पढ़ लेना, राइट, ये फॉर्मूला भी आप पढ़ लेना और डिटेल में और थोड़ा सा पढ़ लेना कि माइनस क्यों है, वो क्यों है, राइट। अब डाउट होगा तो बताना, मैं बता दूंगा, कमेंट्स में बता दूंगा आपको। अपन लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है दैट इज कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और गॉस लॉ। तो देखो कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो लीनियर, वो तो हम बाद में कर लेंगे। गॉस लॉ क्या होता है, इंपॉर्टेंट चीज, गॉस लॉ। गॉस लॉ को सिंपल शब्दों में बोला जाए, ये होता है E डॉट डी एस, ये अब आपको बताया था, याद हो, ये होता है फ्लक्स E डॉट डी ए ना, इंटीग्रेशन इसलिए लगा दिया कि पूरे सरफेस को इंक्लूड कर लो। ये होता है Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर। नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये दिस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो गॉस लॉ ये कहता है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू है ना किसी क्लोज सरफेस से, वो उसके अंदर नेट कितने चार्ज है उसको डिवाइड कर दो एप्सिलॉन नॉट से, वही फ्लक्स की वैल्यू आ जाती है। कैसे, तो मान के चलो अगर मैं बोलूं यहाँ पे आपका एक 2 कूलम का चार्ज है, एक 3 कूलम का चार्ज है, एक -2 कूलम का चार्ज है, तो नेट चार्ज कितना हो गया Q इनसाइड, 2 + -2 कैंसिल, 3 कूलम का, तो इस पे जो फ्लक्स निकलेगा यहाँ से वो 3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट यूनिट वो निकलेगा, राइट। तो ये चीजें होता है आपका। अब जैसे मान लो आपसे इस पे क्वेश्चन क्या आता है कि यार एक जो है एक बॉक्स है, 3D बॉक्स है, क्यूबिकल टाइप का, ऐसे क्यूब है एक, और इसमें इसके सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है Q, है ना, इसके सेंटर पे एक चार्ज Q रखा हुआ है, तो इस बॉक्स से निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा। फ्लक्स देखो बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान देना, फ्लक्स आउट ऑफ बॉक्स विल बी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फ्लक्स कमिंग आउट, फ्लक्स आउट ऑफ वन सरफेस। तो ध्यान से समझना, जो फ्लक्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही हैं, वो ऐसे ऐसे निकल रही हैं, है ना, ऐसे ऐसे निकल रही है, तो वो इक्वली स्पेसिंग होगी, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। तो 6 सरफेस से मिलके Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट निकल रहा है, तो एक सरफेस से कितना निकलेगा, 1/6 कर दो, तो दैट इज Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट।
अब इसका एक और अच्छा सा क्वेश्चन बताते हैं। एक अच्छा सा क्वेश्चन ये है कि ये आपको सरफेस दिया है, यहाँ पे ध्यान समझना गाइस, और प्यार बना के रखिएगा प्लीज। अभी तक अगर लाइक नहीं किया हो, सब्सक्राइब नहीं किया हो ना, तो कर दो यार ना, क्या जाता है तुम्हारा। हमारा मोटिवेशन आएगा, हम आपके लेक्चर्स लेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट में, कभी पैसा नहीं चार्ज करेंगे आपको इसका, ये दिमाग रखिएगा। तो ये आपका ये यहाँ पे है। सपोज कि आपने यहाँ पे रख दिया, इस सरफेस पे आपने चार्ज क्यों रख दिया, एक टॉप के सरफेस पे आपने चार्ज रख दिया। अब मुझे बताओ कि अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इस टोटल बॉक्स से कितना फ्लक्स निकल रहा है। तो अब तो ये ऐसा नहीं कह सकते ना कि एक सरफेस पर अगर रखा हुआ है तो पूरा का पूरा जो है, अब ऐसा दिमाग से लगाया जाए तो कुछ फ्लक्स तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो इधर से भी निकल रही होंगी ना सीधे बाहर, तो टोटल क्यू तो अंदर है ही नहीं है। तो टोटल क्यू को अगर अंदर करना है तो अब ऐसे सोचो कि मैं अगर ऐसे बोलूं, ये फ्लक्स है, ये एक तुम्हारा बॉक्स है, यहां पे चार्ज रखा हुआ है। तो गाइस क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इसको मैं एक और बॉक्स रख दूं यहां पे, है ना, ऐसे मैं बना नहीं पा रहा हूं ठीक से, तो दो बॉक्स मिलके इसको पूरा बंद कर लेंगे क्या। एक माचिस की डिब्बी के ऊपर दूसरा माचिस का डिब्बी रख दो, है ना, एक माचिस की डिब्बी के ऊपर दूसरा माचिस का डिब्बी रख लो, तो जो बीच में होगा मैं कह सकता हूं दोनों सरफेस से दोनों बॉक्सेस मिलके अब इन्होंने उसको बंद कर लिया। किसको बंद कर लिया, टोटल चार्ज को। तो दो बॉक्स से अब पास होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो एक बॉक्स से कितना पास होगा, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा आपका फ्लक्स, है ना, यहाँ चार्ज क्यों रखा हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है कि आप लोग आंसर बताना मुझे, क्वेश्चन पहले ध्यान समझ लो तब आंसर लिखना, गड़बड़ नहीं। आपको मैंने यहाँ पे चार्ज रख दिया, एक बार एज पे और एक बार मैंने किसी साइड के सेंटर पर, एक ये वाला रख दिया और दूसरा मैंने रख दिया कि किसी साइड के सेंटर पे रख दिया, ये यहां पे चार्ज रख दिया। अब बताना इस बॉक्स से पास होने वाला फ्लक्स ड्यू टू दिस चार्ज कितना होगा। आपको क्वेश्चन में आंसर करना है ठीक से, राइट। अगर नहीं समझ में आएगा तो बताना, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर बता दूंगा। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट। अब इस पे जो थ्योरी वाले सारे क्वेश्चंस आप लगा लेना, वेक्टर है, स्केलर है, ये है वो है ना। अच्छा, चार्ज डेंसिटी की बात कर लेते हैं। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर 1 लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज, इसके बेस पे एक क्वेश्चन आया था, डायरेक्ट बताता हूं अभी। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें क्या होता है, ये बोलता है कि मान लो लैम्डा, जैसे मान लो एक रॉड है, इसको कुछ चार्ज दे दिया गया, है ना, इसको कुछ चार्ज दे दिया गया। तो अब ये जो चार्ज इसको दिया गया है, ये चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, मतलब लैम्डा कूलम चार्ज, लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं इसको, लीनियर चार्ज डेंसिटी, वो आपका लैम्डा कूलम पर मीटर है। मतलब 1 मीटर की डिस्टेंस पे लैम्डा कूलम चार्ज प्रेजेंट है। 2 मीटर का लेंथ है तो 2 लैम्डा, 3 मीटर का लेंथ है तो 3 लैम्डा। तो लैम्डा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो इसके बेस पे क्वेश्चन आता है कि मान लो आपके पास में ये एक रॉड ऐसे रखी हुई है, मान लो आपके पास में ये एक रॉड ऐसे रखी हुई है ना। इस रॉड का जो यूनिफॉर्म चार्ज लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो लैम्डा है। तो इस रॉड से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, है ना। इसको अपन लोग गॉस लॉ से सॉल्व कर लेते हैं, मैं एक बार आपको बता देता हूँ। तो ये आपका जो है ऐसे आएगा, इसको आप काम करो गॉस लॉ से थ्रू, इस पे r से पास होता हुआ एक गॉसेसियन सरफेस बना दो, ये सर्कुलर, राइट, ये ऐसे है, यहाँ पे निकालना है तो इसको चारों तरफ एक ऐसा सरफेस बना दिया हमने। अब मैं बोलूंगा कि मैं इस गॉसेसियन सरफेस में अप्लाई करूंगा क्या, इस गॉसेसियन सरफेस में मैं लगाऊंगा गॉस लॉ, दैट इज E डॉट ds अपॉन Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। या फिर इसको मैं ऐसे बताता हूँ, मैं थोड़ा सा इसमें, एक मिनट, मैंने इसको गड़बड़ कर दिया है यहाँ पे। कैसे गड़बड़ किया है देखो, इसलिए मैं डेप्थ में नहीं जाता हूँ ना, क्योंकि फिर डेप्थ में आपका टाइम लगता है पढ़ाने में, जल्दबाजी में ऐसे गड़बड़ी होती रहती है। तो मैं आपको बता देता हूँ, अब ये वाला स्टार्ट किया हूँ तो
ये आपका क्या है यहाँ पे, दिस इज सिलेंड्रिकल चार्ज है ना, तो इसका जो गॉसेसियन सरफेस होगा वो भी आपका सिलेंड्रिकल होगा। सपोज कि हाइट h का मैंने गॉसेसियन सरफेस यहाँ पे बना लिया इस तरीके से, इस तरह से, यहाँ पे ये r डिस्टेंस है। तो यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, तो हम लगाएंगे क्या, सर्कुलर E डॉट डी एस अपॉन क्यू इन साइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसकी हाइट जो है, इसकी हाइट सपोज h है, राइट। तो E की वैल्यू यहाँ पे हमको निकालनी है, तो हम बोलेंगे E इंटू डी एस, डी एस यानी कि इसका टोटल एरिया। इसका टोटल एरिया क्या होगा, ये वाला सरफेस होगा जो कर्व्ड सरफेस है। कर्व्ड सरफेस का एरिया कितना होता है, टू पाई आर एच, है ना, 2 पाई आर एच बराबर क्यू इनसाइड। और डेप्थ में गाइस जाएंगे तो टाइम लग जाएगा बहुत ज्यादा। क्यू इनसाइड क्या होगा, हमने कहा एच लेंथ पे, 1 मीटर की लेंथ पे लैम्डा चार्ज था, तो एच मीटर की लेंथ पे कितना होगा, क्योंकि एच हमने गॉसियन सरफेस इतने का बनाया है, तो इसके अंदर कितना चार्ज होगा, इतना ही चार्ज तो कंसीडर करेंगे हम लोग, जो इतने इतने सरफेस पे जो चार्ज होगा। तो 1 मीटर की लेंथ पे चार्ज लैम्डा है, तो एच मीटर की लेंथ पे चार्ज हो जाएगा लैम्डा इंटू एच। तो ये आ जाएगा लैम्डा इंटू एच अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एच से एच कैंसिल आउट, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये फॉर्मूला डायरेक्ट पूछ लिया था पिछली बार में। ओके, डायरेक्शन किधर होगा, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये ऐसे इधर होगा, नेगेटिव चार्ज है तो इधर होगा, राइट, वो आप समझ सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आपका डायरेक्ट पिछली बार ऐसे पूछ लिया था, अब उसमें डेरिवेशन थोड़ी आया था, सीधे ये पूछ लिया था, है ना। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान से रखना। अब आपसे कोई दे दिया जाए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, एक रॉड है जिसका कि लीनियर चार्ज डेंसिटी 2 कूलम पर मीटर है, आपको 1 मीटर की डिस्टेंस पे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। फॉर्मूला में रख दो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, है ना। आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है, तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दो। तो आपको 2 इंटू लैम्डा की वैल्यू 2 दिया हुआ है, अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁹ अपॉन आर 1 मीटर है। तो आपको सॉल्व करो, 2 × 4 9 × 36, 36 इंटू 10⁹ मतलब 3.6 इंटू 10⁻10 यूनिट का इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे मौजूद है। इस तरह से क्वेश्चन भी आ सकता है, और हो सकता है डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ ले। तो ये आपका कुछ चीज़ें हैं। इसी तरह से आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है, आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होता है। सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से डिनोट करते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं। एक शीट होता है, मैं जिस बता दे रहा हूँ, बाकी हम लोग आगे कैपेसिटर में इसका डिस्कशन करते हैं। ये शीट है एक, राइट, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। सिग्मा मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। ये शीट ऐसी है इनफाइनाइट डायमेंशन की, बहुत बड़ी शीट है। तो उससे इसके अगर इनफाइनाइट डायमेंशन की है तो इसके लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनफाइनाइट मतलब बहुत बड़ा चार्ज है तो डिस्टेंस पे फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है नियर बाई, वो होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है इन द नियर बाई, राइट। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रख लेना। सरफेस चार्ज डेंसिटी का ये फॉर्मूला होता है, सिमिलरली वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो ये चीज़ें आप जो है जाके अच्छे से पढ़ लेना। गाइस कैसा लगा, जो भी लगा आप मुझे कमेंट्स में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। बाय बाय, थैंक यू।